हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। मैं रजनीकांत पाठक आपका स्वागत करता हूं। बीएसटी 12th के इस प्लेलिस्ट में आज हम समझेंगे संगठन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो प्रबंध होता है, जो संगठन बनाते हैं हम, कोई भी व्यावसायिक संगठन अगर हो तो उसमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और प्रबंध अपने वर्किंग पैटर्न पे चलता है। प्रबंध के अपने कुछ कार्य होते हैं, उसका एक अपना पैटर्न होता है। तो पिछले क्लास में हमने नियोजन के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में। संगठन से तात्पर्य मानवीय प्रयासों में सामंजस्य को स्थापित करके और संसाधनों को जोड़कर फिर दोनों को एकत्रित करने से, लागू करने से है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उनका उपयोग किया जा सके। मतलब ये है कि संगठन वो प्रक्रिया हुआ करती है जिसमें कि व्यक्तियों के समूह को हम जोड़ते हैं, हम बनाते हैं और उन्हें अपने संसाधनों के साथ तालमेल लगाकर, सामंजस्य को बैठाकर उसके कार्य के स्पष्टीकरण, कार्यशैली के संबंध को हम दिखाते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, पॉइंट आउट करेंगे उन्हें क्या करना है, और जो भी डिज़ायर्ड हमारे जो लक्ष्य होते हैं उनको हम फिर लेकर के आगे बढ़ा करते हैं। तो संगठन सिंपल लैंग्वेज में कहा जाएगा कि संगठन वह प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को उनकी कुशलता के अनुसार जोड़कर और उनके बीच सामंजस्य को स्थापित करने की प्रक्रिया है। संगठन अगर एक प्रबंध के कार्य के रूप में देखें तो यह संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है, उपक्रम के कार्यों को परिभाषित करता है, विभिन्न मनुष्यों के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है और अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। फिर बात करेंगे प्रक्रिया के रूप में। अगर इसे देखा जाए तो इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है संगठन प्रक्रिया को। सबसे पहली बात, कार्य की पहचान और उसका विभाजन। जब कोई व्यावसायिक संगठन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करता है, नीतियों का निर्माण करता है, तो उसे संगठन की रिक्वायरमेंट होती है। संगठन को बनाने से पहले हमें कार्य की पहचान करनी पड़ेगी और उसका सब डिवीज़न या डिवीज़न हमें करना पड़ेगा, उसको विभाजित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम उसमें डिपार्टमेंट दे के आएंगे, उनको विभागीकृत करेंगे। जो भी हमारे कार्य होगा उन कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देंगे। फिर कर्तव्य का निर्धारण होगा, रिपोर्टिंग संबंध, ये इसकी स्थापना होगी। अगर हम देखें संगठन के पहले और अगर हम संगठन के कार्य को देखेंगे तो संगठन का पहला कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा उसके कार्य का विभाजन करना है, ताकि कार्य में पुनरावृत्ति न हो और काम का बोझ भी सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो है इसके अलग अलग विभागों में विभक्त करना। जैसे मैं बता चुका, इसमें हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। उन्हें जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देंगे तो क्रियाओं में समन्वय स्थापित करा करके और विशिष्टीकरण को हम आसान बना सकते हैं। जब विभागों का निर्धारण हो जाए तो प्रत्येक विभाग के कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार उनकी कार्य को उनको सौंपा जाएगा। अन्य शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो उचित हो या उसे डिजर्व करता हो। अगली बात है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। रिपोर्टिंग संबंध से मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में जो भी बातें हैं वो स्पष्ट कर दी जाएं, संबंध को स्पष्ट कर दिया जाए, ये पता हो कि कौन अधिकारी है और कौन अधीनस्थ है उसका। अब बात करते हैं संगठन के महत्व की। सबसे पहला महत्व है कि इससे विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि सभी उपकार्यों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जो एक ही कार्य को बार बार करके उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति विशेषज्ञ बन जाता है तो कार्य ठीक और तेजी गति से होना शुरू हो जाता है। तो जो स्पेशलाइज्ड हैं उसके लिए, जैसे कि हम अगर मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, किसी को सर्दी खांसी हो वो जा कर के जनरल फिजिशियन को दिखाएगा। लेकिन अगर उसके चेस्ट में प्रॉब्लम हो या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो सीधे उसे जाना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो जा कर के वहाँ इलाज कराए। हृदय रोग विशेषज्ञ ही उसके इलाज को कर पाएंगे क्योंकि वो विशिष्टीकृत है उसी स्पेशल सेक्टर में। कार्य संबंधों में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों के बीच जो कार्य हैं वो बांट दें, कौन किसको रिपोर्ट करेगा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। संगठन का
संगठन में जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए। कहा कि संगठन प्रक्रिया में कुल काम को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। अब प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। परिणामतः संगठन में उपलब्ध सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद बात होती है प्रभावी प्रशासन की। प्रशासन का मतलब होता है वो एक दूसरे के रूल को, राइट्स को, अधिकारों को, क्रियाओं को, सभी जो दायित्व होते हैं इन सब का निर्धारण किया हुआ है। तो कोई व्यक्ति जो इस प्रक्रिया में आएगा कि वो ये देखे कि अपने अपने दायित्वों को लोग निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो अगर ऐसा है, हमने संगठन में ऐसे प्रभावी लोगों को रखा हुआ है जो कि उस प्रशासनिक चीज़ को देखने में मदद कर रहे हैं संगठन की, तो ये हमारा संगठन ही कंप्लीट कर पाता है। परिवर्तन को अपनाने की बात अगर हम करें तो संगठन में जितनी चीज़ें हैं वो संरचना उसकी पहले तो लोचदार होनी चाहिए, जिससे कि जो बाह्य वातावरण हो उसमें कोई भी परिवर्तन, चाहे वो तकनीकी हो, उत्पादों में परिवर्तन हो, बाजारों के किस्म में परिवर्तन हो या साधनों के किस्म में परिवर्तन हो, तो इससे जो भी उत्पन्न कार्यभार हैं उस कार्यभार का समायोजन काफ़ी अच्छे तरीके से करना ये संगठन का कार्य होता है। अगली बात है कर्मचारियों का विकास। तो कर्मचारियों के विकास से मतलब होता है क्या कि अगर कोई कर्मचारी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोट करना, उसको मोटिवेट करना और उस संगठन में अपनी कुशलता की वो वृद्धि कर सके और विकास के अवसरों का लाभ उठा सके, हमें ऐसे वातावरण को भी देना होता है। लिखता है, स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन कर्मचारियों में पहल शक्ति और सृजनशील सोच को प्रेरित करता है। जब प्रबंधक अधिकार अंतरण करते हैं तब अधीनस्थ का भी विकास होता है और प्रबंधक भी अध्ययन की या फिर संगठन की दृष्टि या फिर उससे देखा जाए तो संगठन की वृद्धि और विकास के अवसरों का लाभ उठाते हैं। अगर ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छे से होता है तो फिर चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, सामाजिक दायरा हो या व्यावसायिक उपक्रम के प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखें तो ग्राहकों की बात करें या बिक्री की बात करें, लाभ की बात करें, तो इन सब में विस्तार और विकास की सहायता एक अच्छे संगठन को संगठनात्मक ढांचे के कारण मिल जाया करता है। अब बात करते हैं हम संगठन ढांचा की। संगठन ढांचा किसे कहते हैं? तो जिस संरचना में हम संगठन की प्रक्रिया को सृजित करते हैं उसे संरचनात्मक संगठन या फिर संगठनात्मक संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत संगठन के अनेक पद स्थापित किए जाते हैं और संरचना द्वारा प्रबंधकों एवं अन्य कर्मचारियों को कार्य के संबंध में एक आधार व रूपरेखा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है, जिससे सबके बीच में सामंजस्य स्थापित हो और तालमेल बन सके। अब बात करते हैं कि प्रबंध की विस्तृत या फिर संगठनात्मक ढांचे के बीच में क्या संबंध होता है। तो प्रबंध विस्तृति का मतलब होता है इसे विस्तार करना। जो भी हमारे अधिकारी हों वो आधिकारिक कुशलता के साथ प्रबंध को कर लें। और जहाँ तक देखें तो प्रबंध का विस्तार जो है वो संगठनात्मक ढांचे को एक मूर्त रूप या फिर एक आकार प्रदान करता है। संगठनात्मक ढांचा ये दो तरह से होगा, एक तो क्रियात्मक और दूसरा प्रखंडीय होता है। क्रियात्मक को हम यहाँ पे चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। क्रियात्मक में मानव संसाधन, विपणन, खोज एवं विकास तथा क्रय, ये प्रबंध संचालक के काम होते हैं जो क्रियात्मक संगठन में आते हैं। पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाले प्रमुख क्रियाओं कार्यों के आधार पर बांटना, यही है कार्यात्मक संगठन ढांचा। अब जैसे बात करें इसकी उपयोगिता क्यों होती है, तो व्यवसाय का इकाई अगर बड़ा हो, उसका आकार अगर बड़ा हो, तो वहाँ पर ये क्रियात्मक संगठन वहाँ पे संरचना को हम ले सकते हैं। यहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक होता है और प्रमुख रूप से एक ही उत्पाद को बेचा जाता है। इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये हैं कि जब कार्यों को कार्य के प्रकार के आधार पे समूहों में रखा जाएगा तो सभी कार्य केवल एक प्रकार के होंगे, तो इससे विशिष्टीकरण का लाभ मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ है, अगर वो केवल हृदय के ही इलाज को देखे तो अलग अलग जब उसके पास बीमारियां आएंगी हृदय से संबंधित तो उसका एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा उसके ऊपर और वो कार्य को अगली बार काफ़ी अच्छे तरीके से और तेजी से कर पाएगा। एक ही व्यक्ति को अलग अलग रोगों के लिए अगर नहीं रखा जाए और एक ही व्यक्ति को सारे केस में डाल दिया जाए, आँख का भी वही देखे, कान के प्रॉब्लम्स को भी जिसे ENT कहते हैं वो वही देखे,
डेंटल प्रॉब्लम को भी वही देखे, ऑर्थो के प्रॉब्लम को भी वही देखे, तो विशिष्टीकरण का लाभ नहीं मिल पाता है। अगली बात है समन्वय की स्थापना। तो समन्वय का मतलब होता है कि जब अलग अलग विभाग के अलग अलग काम करने वाले लोग होंगे और जब अपने अपने जॉब पर वो विशेषज्ञ हो जाएंगे और विभागीय स्तर पर जब इनका समन्वय हो तो काफ़ी आसानी से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है, अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तीसरी बात है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। यदि एक ही काम को बार बार किया जाए तो प्रबंधकीय कुशलता में उससे वृद्धि होती है। चौथी बात है प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। न्यूनतम दोहराई का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कार्य को बार बार करते जाएं तो एक बार उसकी जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो हम गलतियों को नहीं दोहराएंगे और काफ़ी जल्दी हम उस कार्य को खत्म कर भी सकते हैं। हानियों की अगर बात करें तो संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते? संगठन में अलग अलग तरह के लोग हैं, वहाँ पे विभाग अलग अलग बटे हुए हैं, तो विभाग को सपोर्ट करने से अपने आप संगठन का सपोर्ट हो जाया करता है। बात है अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई स्थापित होना। कभी कभी लोग अपने अपने मर्जी से काम करते हैं। कोई भी अगर विभागीय अध्यक्ष है, अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति है तो अपने हिसाब से काम करना चाहेगा, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट का अगर व्यक्ति है वो अपने हिसाब से काम करना चाहेगा, तो कई बार कन्फ्लिक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। फिर कहा कि ये संपूर्ण विकास में बाधा होता है। सिंपल सी बात है, कार्य को हमने बांट तो दिया लेकिन हम ये चेक नहीं करेंगे कि हाँ वो व्यक्ति जिसको कार्य बटा वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो विकास जो होगा वो रुक जाएगा। अगली बात है प्रभागीय संगठन ढांचा। प्रभागीय संगठन ढांचा में एक संचालक बोर्ड होता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं और उसके नीचे प्रबंध संचालक होते हैं। अब प्रबंध संचालक जो होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेंगे। जैसे कि अगर हमारे यहाँ सौंदर्य एक कंपनी हो और उसका काम है सौंदर्य प्रसाधन में भी निकालना, साबुन, तेल, सर्फ वगैरह, सौंदर्य प्रसाधन में कार्य करेगा वो, क्रीम, पाउडर, इन सब चीज़ों को वो निकाल रहा है। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है, मेरी ही फैक्ट्री है मान लिया जाए और उसमें कपड़े उद्योग को लगाया गया है, कपड़े का प्रोडक्शन होता है। फिर दवाइयों के लिए भी हमारी कंपनी है और साबुन के लिए भी हमारी कंपनी है। मतलब कहा जाए कि अगर कोई एक कंपनी है जो इन चार चीज़ों में डील करती है तो हमारे पास उसके क्रय के, उत्पादन के, विपणन के और वित्त के अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन का अलग ये चार होगा, वस्त्र का अलग चार होगा, दवाइयों के अलग चार होंगे और साबुन के भी अलग चार होंगे। तो ये विभागीय ढांचा, जिसे हम प्रभागीय ढांचा भी कहा करते हैं, अलग अलग प्रभाग को बांट करके उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है। ये क्यों उपयोगी है? तो ये तब उपयोगी हो जाता है, उपयुक्त वहाँ पे होता है जहाँ पर विविध प्रकार के उत्पादों को बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और अगर देखा जाए तो जहाँ तेजी से विकास हो रहा है वे अपने संगठन में अधिक कर्मचारियों और अधिक विभागों की स्थापना करके वो अलग साबुन का अलग डिपार्टमेंट लेकर के उसके परचेजेस को, उसके सेल्स को, मार्केटिंग उसकी कैसे करनी है, इन सब के बारे में आसानी से सोच सकते हैं। अगर हम देखें प्रभागीय ढांचे का लाभ, तो सबसे पहला लाभ है डिवीजन अध्यक्षों का विकास। डिवीजन अध्यक्षों के विकास से मतलब है कि वे अपने उत्पादन से संबंधित सभी कार्य को देखते हैं, तो डिविजनल अध्यक्ष जो होगा उसमें एक नई कुशलता आएगी और उसकी कुशलता और भी डेवलप होगी। दूसरा लाभ इसमें है कि डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। जितने भी अलाभदायक डिवीजन हैं उन्हें हम बंद कर सकते हैं और बंद करने का जब निर्णय लिया जाए तो हम उसके रिजल्ट को भी आसानी से देख सकते हैं। शीघ्र निर्णय, यानी कि अगर प्रबंधक अपने अपने डिवीजन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है तो वो ले सकते हैं और प्रभागीय जो बातें होंगी, विभागीय जो बातें होंगी वो अपने अपने डिपार्टमेंट को केवल सपोर्ट करने के लिए रहेंगी। इसकी हानियों को देखें तो डिवीजन अध्यक्षों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, कार्य को दोहराने की यहाँ पे नौबत बढ़ जाती है और लागत बढ़ जाता है। और अगर कोई स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति उस मैनेजमेंट में आ गया जिससे कि संस्था के हितों को ठेस पहुंचती हो तो ये उनकी अनदेखी करता हुआ देखकर स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाया करता है। अगली बात होती है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन से आशय ऐसी संरचना से है जिसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब औपचारिक वो होगा जिसमें कि संरचना क्रियात्मक या
प्रखंडीय दोनों हो सकती है। इसके लक्षण हैं कि इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है और वैचारिक रूप के लिए बनाया जाता है, वैचारिक रूप से बनाया जाता है। इसमें नियमों और कार्यविधियां भी आधारित होती हैं, उस पर ही आधारित होता है। कार्य के विभाजन पर भी आधारित होता है। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। ये अवैयक्तिक होता है, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है, सिर्फ काम का इम्पोर्टेंस होता है, काम का महत्व होता है, और ये अधिक स्थिर होता है। इसके लाभ को देखते हैं। इसके लाभ में सबसे पहले है कि उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी, क्योंकि सभी कर्मचारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। औपचारिक संगठन में ये प्रोफेशनल लिया जाता है, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहा करता है किसी का भी। तो इसके चलते क्या है, कर्मचारियों के बीच में न तो कार्यों का दोहराव होगा, आदेशों की एकता का पालन करना संभव हो पाता है, लक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी होती है और संगठन में स्थिरता बनी रहती है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, उसको हम देख लेते हैं। हानियों में क्या कि प्रत्येक कार्य नियमबद्ध होने के चलते अनावश्यक देरी हो जाती है। पहल क्षमता की कमी होती है, मतलब कर्मचारी ये सोचते हैं कि पहले वो शुरू करें, फिर उसके निर्देश के आधार पर हम करेंगे। और इसके सीमित क्षेत्र भी होते हैं, क्योंकि मानव संबंध, प्रतिभा आदि की इसमें उपेक्षा कर दी जाती है। संगठन के अगले प्रकार में चलें तो अनौपचारिक संगठन कुछ हुआ करते हैं, जिसमें कि पारस्परिक समानता, हित, रुचि, धर्म या संबंधों के कारण ये संगठन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी मध्य अवकाश के समय यानी रिसेस पीरियड में साथ में बैठ के खाते, गपशप करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी विभाग के हों। ये संगठन अनौपचारिक संगठन होते हैं, एक दूसरे के संबंधों पर आधारित हुआ करता है। इसके लक्षण क्या है कि ये औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। दूसरी बात, इसमें लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं होते हैं। संदेश वाहन जो होगा वो स्वतंत्र होगा और यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता, यह व्यक्तिगत होता है, क्योंकि व्यक्तियों के भावनाओं को भी ध्यान में इसमें रखा जाता है। इसके लाभ में इसका प्रभावपूर्ण संदेश वाहन सबसे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि आप अपनी बातों को अतिशीघ्र दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि समूह के सभी सदस्य संगठनात्मक और व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। फिर बात करते हैं संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति। तो अनौपचारिक संगठन में यहाँ पर कठिनाइयाँ कम हुआ करती हैं। क्योंकि सारे मिल करके साथ में काम किया करते हैं। जब देखा कि कुछ नहीं सक रहा है तो उसके साथ हम अगले को सम्मिलित करके और काम कर लेते हैं। लेकिन इसके कुछ विशेष हानियाँ भी हैं, जैसे यहाँ अफवाह काफ़ी तेज़ी से फैलता है और लापरवाही के बारे में लोग बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को गलत दिखाने के चक्कर में नई नई बातें फैला देता है। यह परिवर्तन का विरोध करता है और पुरानी पद्धतियों को ही लागू करने पर ज़्यादा जोर देता है। इस कारण से टेक्निकली वो ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाते हैं। फिर सामूहिक हितों की पहल की बात करते हैं, तो यहाँ सदस्यों पर दबाव बनता है कि समूह की उम्मीदों को सुनिश्चित करें। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इस चैप्टर को हमने 2 अलग अलग एपिसोड्स में रखे हैं, तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।